ओके, सो एसक्यूएल में सबसे पहले हमने एसक्यूएल तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सबसेट, है ना। तो सबसेट में सबसे पहले हमारा आता है आपके पास में, अगर वैसे देखें तो डीडीएल, है ना। डीडीएल डीडीएल मीन्स होता है आपके पास में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, इसमें आपका आता है सबसे पहले क्रिएट कमांड, देन अल्टर कमांड, देन ड्रॉप कमांड एंड देन ट्रंकेट कमांड। ओके, देन इसके बाद आता है इसमें डीएमएल। तो डीएमएल मीन्स होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है और उसमें किसी भी तरह का चेंज करना है या कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, तो आपका इंसर्ट, है ना, देन अपडेट आएगा एंड देन डिलीट आएगा, है ना। तो इसके अंदर ये 3 कमांड्स हैं। ओके, देन इसके बाद आता है आपके पास में DDL, देन आपके पास में TCL। तो TCL मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर आपका आता है ग्रांट, देन रिवोक। तो लाइक क्या होता है कि जब एज ए न्यू होते हैं तो हमें इसमें से कुछ ही कमांड्स मिलते हैं, सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कुछ ही कमांड्स मिलते हैं, तो वो कौन कौन से कमांड्स हमें मिले हैं वो कहाँ पे होता है, वो ग्रांट में होता है। ओके, इनमें से कौन कौन से कमांड आप रन कर सकते हो वो आपके पास में कहाँ पे होता है, वो ग्रांट में होता है। कि आपको कौन से, नहीं आप, ये मैंने गलत लिख दिया। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आपके पास में रोल बैक, है ना। हाँ, वही तो, रोल बैक, देन आपके पास में एंड देन कॉमिट। ओके, तो ये जितनी, ये वाली जो कमांड्स होती हैं, जो डीएमएल कमांड्स इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन कमांड्स। डीएमएल कमांड्स इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन कमांड, है ना। अगर आपको गलती से कुछ डिलीट हो गया है और उसको फिर से वापस लाना है, क्लियर है, तो रोल बैक करते हैं, है ना। ओके, अगर आपको कंडीशनली वापस लाना है, मतलब डिलीट हुआ है लेकिन उसमें से कुछ ही वापस लाना है, कुछ नहीं लाना है ना, तो क्या करेंगे, तो उसमें हम बुक मार्क टाइप बनाते चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कहलाता है आपके पास में सेव पॉइंट। ओके, और अगर आपने कुछ किया हुआ है और अगर आपने कमिट कर दिया एक बार, तो क्या है, तो फिर कोई रोल बैक नहीं, मतलब मैंने जवान दे दी ना। तो एसक्यूएल में जो जवान देना होता है वो होता है कमिट। ओके, तो अगर यहाँ पे आपने कमिट कर दिया कहीं पर भी, तो फिर कोई भी रोल बैक काम नहीं करेगा, है ना। तो फिर आप वापस नहीं हो सकते, ऐसा होता है ना। ओके, देन इसके बाद आता है आपके पास में DCL। DCL में जैसे जैसे हम कंपनी में जैसे एज ए बिगनर होंगे, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये आता है आपके पास में ग्रांट एंड रिवोक। तो यहाँ पे आपके ना, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे
आप कौन सा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, उस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल एक्सेस कर सकते हो, उस टेबल पर आप कुछ इंसर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ कहाँ पर होता है, वो सब DCL के अंदर होता है। और एक कमांड या तो आप इसको सबसे पहले रखोगे या सबसे लास्ट में रखोगे, वो क्या है, वो है आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है। या तो दैट ओनली कमांड, इसमें क्या होता है, सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड होता है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का मतलब है कि आप ना तो कुछ इंसर्ट कुछ डिलीट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, बस आप क्या करोगे, जो है उसको डिफरेंट कंडीशंस में फैच करना है, बस इतना करना है ना। मैं ये कहूंगा ये वाला डेटा चाहिए, आप ये वाला डेटा लाओगे, सब कुछ है ऑलरेडी, सब कुछ है, बस ये वाला डेटा लाना है। इस ईयर का डेटा चाहिए मुझे, इस कंपनी का डेटा चाहिए, इस कैटेगरी का डेटा चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो जो डेटा फैचिंग होता है वो DQL के अंदर है ना, और 90% वर्क यहीं पर होता है, सिर्फ इतना। टेबल तो हम कभी क्रिएट करते हैं ना, है ना। टेबल तो हमें, अगर एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी होगी तो शायद टेबल हमें क्रिएट ही ना करने पड़े कभी भी, है ना, क्योंकि वहां पे सब कुछ मेंटेन है। हमें को क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बस फैच करना है। तो एज ए डेटा एनालिस्ट आपको एक ही चीज अच्छे से आनी चाहिए, वो क्या है, DQL। और एज ए डेटा इंजीनियर ये सब, एज ए डेटा इंजीनियर सारा कुछ आना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप होल सोल हो, फिर आप सभी कुछ मैनेज कर रहे हो। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, डेटा एनालिस्ट में सिर्फ मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है, तो आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ये वाला DQL से। ओके, तो DDL से, क्योंकि हमारे पास में जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो कोई भी डेटा नहीं होगा, तो पहले डेटा तो लाएं तभी तो फैच करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो ये जो आपके पास में DDL है, इसका जो स्कोप है, यानी वो इसका जो लेवल है, स्कोप कह लो और यू कैन से लेबल कह लो। इसका लेवल जो है ना वो है स्ट्रक्चर। तो ये सिर्फ आपके पास में क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर लेवल पर वर्क करता है। यानी अगर हम इस DDL के अंदर हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटा, हम डेटा की करेंगे यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ आप जो है किसकी बातें करोगे कि स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर है, कितने कॉलम है, उसके अंदर कैसा डेटा आ सकता है, उस कॉलम का क्या नाम है, इज लाइक दैट, बस इतना, क्लियर। तो वो स्ट्रक्चर है, डिटेल के अंदर हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, बस तो दैट इज रिलेशन नहीं। हां ना, क्योंकि वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट करेंगे, ऑर्डर ड्रॉप वेरिएबल क्रिएट करेंगे या ड्रॉप करेंगे, ये बस। तो इसी को कहा गया डेफिनेशन, मतलब एक टेबल है, उसका क्या नेम है, उसके अंदर कितने कॉलम है, उनके अंदर कॉलम के क्या नेम है, उसके अंदर डेटा टाइप क्या होगा, ये सब चीजें। तो वो आपके पास में क्या है, दैट इज नोन एज ए डेफिनेशन, है ना। तो ये डेफिनेशन है आपकी। तो यहाँ पर हमारा जो इसका वर्किंग लेवल है वो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, क्लियर है। यानी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंजमेंट अल्टर कहलाता है। जैसे हम जीन्स लेते हैं तो अल्टर करवाते हैं, है ना, वो बनवाते नहीं है, अल्टर करवाते हैं, तो वो अल्टर है। एक स्ट्रक्चर पहले से है, उसमें किसी भी तरह का चेंजमेंट अल्टर कहलाएगा। उसमें से अगर कुछ भी हटाना, परमानेंटली हटाना, वो क्या कहलाएगा, ड्रॉप कहलाएगा, क्लियर है। और उसमें से डेटा परमानेंटली हटाना, वो क्या कहलाएगा, वो ट्रंकेट कहलाएगा। ओके, तो इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। ओके, देन अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक, अब देखो आपके पास में अगर सर्वर है तो सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक सर्वर है तो सर्वर में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, है ना, और उसके बाद आएगा डेटाबेस। तो सर्वर तो आपने इंस्टॉल कर लिया, अब उसके अंदर डेटाबेस नहीं है, तो डेटाबेस यू हैव टू क्रिएट द डेटाबेस। हमें C ड्राइव D ड्राइव मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर फोल्डर नहीं मिलते हैं, तो फोल्डर हम खुद क्रिएट करते हैं, है ना। तो आपके पास में लाइक डेटाबेस इज लाइक अ फोल्डर इनसाइड द सर्वर, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट, ओके, जितने भी आपको फोल्डर चाहिए। ओके, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप टेबल क्रिएट करोगे, है ना। टेबल के अंदर आपको क्या मिलती है, रो एंड कॉलम्स मिलेंगे। ओके, तो वो आपके पास में होगा, और इनके अंदर आप क्या करोगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, है ना। तो अभी जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास में सिर्फ सर्वर होगा,
क्लियर है? डेटाबेस नहीं होगा। तो डेटाबेस भी क्या है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट के अंदर जो सबसे पहले जो आप क्रिएट करते हो वो क्या है, डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही टेबल क्रिएट होगी, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करते हैं अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट कमांड, क्रिएट, ओके। तो देखो आपके पास में क्या है कि आप क्रिएट बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, फिर आप डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो, फिर आप इसमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट, है ना, प्रोक रूल्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसे। क्लियर? तो आप बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो क्रिएट से हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो जहां पर भी बहुत सारी, किसी भी कमांड के अंदर जब बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, तो यू हैव टू फर्स्टली डिफाइन कि आप क्या क्रिएट करवाना चाहते हो। तो क्रिएट कमांड के बाद सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये जो भी आप क्रिएट करते हो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा और फिर आपको उस ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम, ऐसे, है ना। तो अब देखते हैं कैसे हम एक डेटा क्रिएट करेंगे, डेटाबेस। तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस डेटाबेस का नेम देना है ना। तो डीबी नेम, ऐसे, है ना। तो ये हमें क्रिएट के बाद हमने ये क्यों लिखा, क्यों डेटाबेस, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज क्रिएट करनी है, ओके। और अगर अगर ऐसे कोई कमांड जो एक ही काम कर सकता है तो उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। क्लियर है? क्योंकि उसको पता है क्या करना है। लेकिन जब बहुत सारी चीजें होंगी तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है, ओके। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया लाइक अ फोल्डर, है ना, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, क्रिएट देन टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का क्या आप दोगे यहाँ पे, नेम, टेबल का आपको नेम देना है। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्रिएट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट का नेम आता है, ओके। देन अब यहाँ पे फोल्डर नहीं, अब क्या है, टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल के अंदर क्या होंगे, कॉलम होंगे, है ना। तो अब राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले आपको क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, कॉलम का नेम, है ना। तो यहाँ पे आपको देना है कॉलम नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम 1, ऐसे ही। कॉलम नेम के बाद हमेशा उसके अंदर क्या देना है, डेटा टाइप, उस कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा आएगा, ओके। देन अब यहाँ पे लेंथ भी आपको देना है कि उस वो जो डेटा आप एंटर करोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, ओके, वो देना है। देन इसके बाद इसमें आता है आपके पास में क्या, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन ऑन स्ट्रक्चर, कि इस कॉलम में जैसे सेल्स है तो सेल्स जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ, है ना, या ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो आप यहाँ पे दैट इज नोन एज ए कंस्टेंट। तो कंस्टेंट मतलब कंडीशन, कि उसमें कुछ कंडीशन लगा दी अगर आपने कि इस सिटी कॉलम है तो इसमें दिल्ली और नोएडा ही इंटर होना चाहिए, कोई और इंटर नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। सैलरी कॉलम है, हमारी कंपनी में 25 से नीचे सैलरी नहीं मिलती है, तो उससे कम सैलरी उसमें इंटर नहीं होगी, है ना। तो ऐसा आप करते हो तो दैट इज नोन एज ए कंस्टेंट, ओके। तो आपको क्या करना है, जितने कॉलम आपको बनाने हैं उतने कॉलम यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ओके। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सबसे पहले आपको कॉलम का नेम देना है, देन डेटा टाइप देना है, देन अगर आप उसमें डेटा लेंथ है तो डेटा लेंथ देना है, देन कंस्टेंट है तो कंस्टेंट देना है, ओके।
नहीं है तो जो चीज नहीं है उसको स्किप कर देना है, और उसके बाद इस राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये जो राउंड ब्रैकेट हमने लगाया है इसको क्लोज करोगे तो सबसे पहले क्रिएट टेबल का नेम, राउंड ब्रैकेट, कॉलम का नेम, डेटा टाइप, डेटा लेंथ एंड कंस्टेंट। जो चीज अप्लाई नहीं हो रही है उसको स्किप कर दो। ओके, और राउंड ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करो और यहाँ कॉमा कॉमा आपको देना है। ओके, और इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। अभी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है डेटा टाइप। डेटा टाइप है ना, तो डेटा टाइप लाइक, अब ये देखो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना। तो हर चीज क्या है, वेल मैनर फिक्स है। लाइक अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें इंटी इंटी इंटर होना है तो फिर इंटी होना है ना, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड, है ना। यानी जो चीज फिक्स कर दी है वो फिक्स कर दी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे सबसे पहले है इंट, है ना, तो कोई भी कॉलम ऐसा जिसमें इंट डेटा यानी होल नंबर डेटा एंटर करना है तो उसका आपको उसके आगे क्या लिख देना है, इंट, है ना। और इसमें 4 बाइट का डेटा इसमें इंटर हो जाएगा, है ना, 4 बाइट का। तो आप हाँ आपके पास वही है ना, तो इसमें 4 बाइट का डेटा इंटर हो जाता है। तो इसमें आपको ना इसके आगे ये लेंथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, देन इसके बाद अगर आपका क्या है डेसिमल डेटा है तो उसके आगे लिखना है आपको फ्लोट। तो फ्लोट में भी आपके पास में क्या है, डेसिमल डेटा, है ना। तो इसमें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट डेटा लेंथ ले लेता है। कितना लेता है वो अभी हम देखेंगे। ओके, देन तो फ्लोट यानी डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर कहीं भी इंटर करने हैं तो आप उसके आगे कॉलम के आगे लिखोगे फ्लोट, और इसमें भी डेटा लेंथ देने की जरूरत नहीं है। ओके, देन अगर यहाँ पे आते हैं, अगर आप मान लो कि आपका डेटा जो है ना वो 4 बाइट का नहीं है, 2 बाइट का है ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे एक है टिनी इंट, टिनी इंट, है ना। तो टिनी इंट का क्या मतलब है कि आपके पास में यहाँ पर होल नंबर रहेगा, लेकिन इसमें तो आपके पास में 4 बाइट का है। लेकिन अगर मेरे पास में 4 बाइट का नंबर नहीं है, वो कम है, और मुझे पता है कि वो हमेशा इतना ही रहेगा, तो मुझे स्पेस भी तो बचाना है, तो मैं उसको लिखूंगा 2। तो बाई डिफॉल्ट 2, तो टिनी का मतलब है 2। तो वो 2 स्पेस, अगर मैं ये भी चाहता तो ये भी कर सकता था, लेकिन इसमें ये मेमोरी जो है ना वो बेकार चली जाएगी। ओके, क्योंकि वो फिक्स हो जाएगी, तो 2 लिखूंगा। ओके, अब कोई मेरे पास में अगर डेटा है और वो 4 बाइट से ज्यादा का हो गया है, क्लियर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिग इंट। यहाँ पे आएगा बिग इंट, तो बिग इंट लिख दोगे तो आपके पास में रहेगा होल नंबर, बट वो 4 से ज्यादा का होगा, है ना। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। तो ये रहेंगे, बट आपके पास में क्या रहेंगे, ये ग्रेटर देन 4 रहेगा, तब ये यूज होगा। उसके बाद आपके पास में फ्लोट है ना, तो डेसिमल डेटा हमेशा फ्लोट में जाएगा। ओके, देन अगर कहीं पर भी करेंसी की बात है तो उसके आगे क्या लिखेंगे, मनी। तो मनी जो है ना वो करेंसी का डेटा टाइप है। ओके, देन इसके बाद आते हैं, अगर आपका है डेट, तो डेट का आपके पास में क्या है, अगर डेट डेटा है तो आप उसके अंदर कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे डेट, है ना। और आप यहाँ पे क्या है, डेट एंड टाइम दोनों है, तो कैसे करोगे, डेट एंड टाइम दोनों, है ना। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों भी डाला जा सकता है। ओके, देन इसके बाद आते हैं, इसके बाद है आपका अगर करेक्टर एंटर करना हो, की हमने बात ही नहीं करी है ना। तो अगर आपका करेक्टर है जैसे नेम, तो नेम जो है ना वो फिक्स नहीं होते हैं, तो फिक्स में आपका आएगा वेर, जो अनफिक्स है यानी वेरिएबल लेंथ है, तो वहां पे आपको क्या देना है, वेरकर देना है। और वेरकर में क्या है, इसके अंदर एन देना है। एन का मतलब क्या है, करेक्टर, है ना। तो ये क्या है, ये वेरिएबल करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर। यानी आप यहाँ पे जो एन दोगे वो, अगर मुझे पता है कि नाम 30 अक्षर तक हो सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम कितने करेक्टर दे देंगे, 30। तो उसमें आप 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, और मैक्स टू मैक्स 30 रख सकते हो। तो ये क्या है, ये वेरिएबल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।
वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ डेटा, है ना, डेटा दे यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद अगर यहाँ पे एक दूसरा अब आते हैं, तो यहाँ पर आता है आपके पास में क्या, एन, ऐसे सिर्फ कैर, कैर के अंदर एन, तो ये क्या है, एन जो है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर फिक्स्ड आएगा, बैर नहीं है इसमें, यानी वेरिएबल नहीं है। तो कुछ भी चीज अगर फिक्स है तो उसको हम किस में लेते हैं, कैर में लेते हैं। ओके, देन इसके बाद आते हैं हमारे पास में ये दोनों चीजें फिर से रिपीट हो सकती हैं, कैसे, आपको यहाँ पे एक एन भी मिल जाएगा, एन, तो एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है कि किसी लैंग्वेज, बाकी ये सब कितने हैं, ये सब इंग्लिश में है। अब किसी खास लैंग्वेज का अगर आप डेटा एंटर करना चाहते हो, लैंग्वेज स्पेसिफिक, एनी लैंग्वेज, तो ये क्या है, ये एनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हिंदी में डेटा एंटर कर लो, तमिल में कर लो, उर्दू में कर लो, जिसमें चाहो उसमें कर लो, तो अगर उसके अंदर एन लगा होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में डेटा इसमें एंटर किया जा सकता है। वैसे क्या होता है, वैसे ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास में मेन डेटा टाइप है, ऐसे और भी हैं इसके अंदर, लेकिन ये सब मेन है ना, इतने तो हमें पता ही होने चाहिए कम से कम। क्लियर है, तो ये डेटा आपको टाइप क्या करना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर। क्लियर, ओके, चलिए तो अब एक हम क्या चीज, कैर, कैर जैसे आपके पास में क्या है, जैसे आईएफसी कोड है, आईएफसी कोड है ना, तो आईएफसी कोड मेरा एसबीआई में, एसबीआई में क्या है, बैंक अकाउंट है, तो उसका एसबीआई उसका कोड बीआई है ना, एसबीआई, और 6, शायद 6 नंबर होते हैं, है ना। हाँ, तो आपके पास में क्या है, ऐसे डाल दिया मैंने मान लो, तो ये क्या है, अब उसका कोड हमेशा, आईएफसी कोड हमेशा कितना होगा, इतना ही रहता है। क्लियर है, अब मेरा आपके पास में बैंक अकाउंट नंबर है, ऐसे बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर भी क्या होते हैं, हर बैंक के फिक्स होते हैं। और आपके पास में मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर भी क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 10। अब देखो ये भी नंबर्स हैं, लेकिन क्या है, इसमें आपके पास में कोई भी नंबर, अब जैसे मोबाइल नंबर कहीं पे डालोगे तो रहेगा तो नंबर ही, उसमें कोई टेक्स्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आप मोबाइल नंबर पे कभी भी प्लस माइनस नहीं करते। क्लियर है, प्लस माइनस तो करते नहीं है, तो आपके पास में क्या है, मोबाइल नंबर हम काउंट कर सकते हैं कि आप कितने मोबाइल नंबर है, तो टेक्स्ट में भी काउंट कर किया जा सकता है। तो मोबाइल नंबर भले वो आपके पास, बट उसमें कोई भी एग्रीगेट वाला आप कुछ नहीं करते हो, सम माइनस प्लस ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, तो वो लाइक का टेक्स्ट ही है। तो जो चीज जिनकी लेंथ फिक्स होती है, चाहे वो नंबर हो और चाहे आपके पास में क्या हो, चाहे वो मिक्स हो और चाहे मिक्स ना हो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट काउंट, इस तरीके की, तो वो सब किस में जाते हैं, वो सब जाते हैं कैर में। और लेकिन एक बात याद रखनी है, ऐसी चीजें नंबर हैं लेकिन उसपे किसी भी कोई भी माइनस प्लस कभी नहीं करना हो, है ना। अगर माइनस प्लस करना है तो कैर में नहीं जाएगा, चाहे वो फिक्स हो चाहे बिना फिक्स हो। क्लियर है ना। अब मोबाइल नंबर में हम कभी माइनस प्लस नहीं करते, अकाउंट नंबर में कभी माइनस प्लस नहीं करते, तो उसको चाहे टेक्स्ट ले लो चाहे नंबर ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये आपको करना है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें करेक्टर के लिए हैं, टेक्स्ट के लिए है ना, और ये वाली सभी चीजें क्या है, वो नंबर्स के लिए। क्लियर है ना। चलिए अब इनको ही लेके एक हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास में डेटाबेस होना चाहिए, है ना, डेटाबेस। तो एक बार चलिए बनाइए, आप लोग भी ओपन करिए, इंस्टॉल कर लिया था, है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ये इस तरह का पेज आ जाएगा, है ना। अब ये देखो आपका क्या, अब देखो आपका क्या है, हमारा जो सर्वर है वो लोकल है, तो इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया। आपके में आ रहा है सर्वर का नेम, कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर एक ब्राउजर आता होगा, आ रहा है? अभी नहीं। आपने 2 चीजें इंस्टॉल की, एक चीज, दो करिए।
बेसिक क्वेश्चन हाँ बेसिक वाले बेसिक ये बन गया यहाँ पे पहली बात जैसे लोकल है तो ये सब है तो इसमें हमारा लोकल है तो ये आपका आ ही जाएगा पीसी का नाम ही आ जाता है और आपको ये सेलेक्ट करो और ये करो यही नाम आ जाएगा ये आ गया है ना। अब ये मैंडेटरी रहता है ये हम ऑप्शनल करके और करें ये बस पहली बार ये आपका सर्वर का नेम आ गया है ना। अब यहाँ पे यहाँ से लेना है आपको क्वेरी व्यू क्वेरी डेटा पेज जो है वो इनिशियलाइज हो गया पहले। हाँ सर्वर आप यहाँ पे देख सकते हो टास्क मैनेजर में जाके सर्वर देख सकते हो सर्विस कर रहा है। आप यहाँ पे देखो मैं देखता हूँ ये बस हो गया है ना। इसके मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज करें? इसमें इसका कोई मिनिमम नहीं है पावर बीआई और इनमें है लेकिन इसका अब इसमें देखो आपके पास में क्या है इसमें टास्क मैनेजर है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखेंगे टास्क मैनेजर तो टास्क मैनेजर में हम जाएंगे सर्विस में तो सर्विस में अगर आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है और ये रनिंग है तो यहाँ पे सर्वर ये यहाँ पे इंस्टॉल है और ये जैसे पीसी ऑन करोगे ये रनिंग में आ जाएगा अपने आप चाहे आप इसको यूज करो मत करो वो रनिंग नहीं रहेगा तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो है ना। तो ये यहाँ दिखता है आपको सर्वर ओके। अब यही है वो सर्वर ओके और यहाँ पे मैंने क्या किया है इसको कनेक्ट करना है तो आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये सर्वर का नेम आ जाएगा आपका ये वही सर्वर है जो मैंने अभी दिखाया है आपको ये सर्वर का नेम है ओके। अब जब भी आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल करोगे ना इस तरीके का तो क्या मिलेंगे तो इसके अंदर आपको जब सर्वर आप इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलते हैं डेटाबेस मिलते हैं बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है ना। तो इसमें पहला आपके पास में आएगा मास्टर पहले का नेम होगा मास्टर देन दूसरा आपके पास में आता है टेम्प डीबी करके देन थर्ड जो होता है वो आपके पास में होता है ना मॉडल एंड दूसरा आपके पास में आता है तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ पहले कहाँ ये दिखेगा तो अभी यहाँ पे देखो ये हो गया रिस्पॉन्ड अभी नहीं हुआ चलो ठीक है यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो है ना सिस्टम डेटाबेस इसमें 4 डेटाबेस आपको दिखाई ही देंगे है ना 4 डेटाबेस मास्टर मॉडल टेम्पडीबी और एमएसडीबी ये एमएसडीबी ओके ऐसे। तो मास्टर क्या करता है मास्टर इज द मास्टर मतलब जो भी चीज इस वक्त सर्वर पर हो रहा है उन सब का रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है मास्टर के पास है मतलब कितना डेटाबेस है
क्लियर है? उसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, आपने अभी क्या किया, डिलीट किया, अपडेट किया, इस तरह का। तो हर एक इंस्टेंस का आपके पास में इंफॉर्मेशन मास्टर के पास होती है। आप नया क्रिएट कर रहे हो कोई डेटाबेस, हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन मास्टर उसके पास मास्टर, मतलब आपके सर्वर में जो कुछ भी चल रहा है सारा कुछ मास्टर के पास है। ओके, और इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब सिस्टम डेटाबेस है, सिर्फ सिस्टम इनको यूज करता है। सिस्टम का मतलब एसक्यूएल यूज करता है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, देन टेम्प डीबी। टेम्प डीबी क्या करता है? टेम्प डीबी मतलब कोई भी टेम्परेरी डेटा, जैसे आप कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो वो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं सेव होगा, क्लियर है? फिर दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, मतलब कैश मेमोरी है एक तरीके से, दूसरा करोगे पहला चला जाएगा। ओके, तो वो डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है? थोड़ी देर के लिए सेव हो रहा है ना, तभी तो दिख रहा है। तो वो जो थोड़ी देर के लिए जो सेव होता है वो कहाँ पे होता है? टेम्प डीबी में। टेम्प का मतलब है टेम्पररी, है ना, तो वो टेम्प डीबी में सेव होता है। ओके, देन इसके बाद आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या करता है? मॉडल। मॉडल के अंदर क्या होता है? जैसे आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे तो इसके अंदर कुछ आपको फोल्डर्स मिलेंगे, तो वो डेफिनेशन मॉडल के अंदर दी गई है कि आप अगर ये काम करोगे तो इसके अंदर ये चीजें मिलेंगी, ये काम करोगे तो ये चीजें मिलेंगी। तो वो डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? वो सब मॉडल के अंदर दी गई है। क्लियर है? टेम्पलेट जैसे होता है ना, वही टेम्पलेट इसके अंदर दिया गया है। देन MSDB एजेंट लेवल पर जो भी वर्क होगा, है ना, एजेंट लेवल पर जो भी वर्क होगा वो सब MSDB के अंदर है। तो ये जो 4 डेटाबेसेस हैं इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्लियर ना, हम इसमें कुछ नहीं करते, ये सब सिस्टम यूज करता है सारे ये डेटाबेसेस, है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनी एज अ लाइक जब कोई भी सर्विसेज लॉन्च करती है तो ये लेट्स सपोज एमएस एसक्यूएल भी करा उन्होंने, हाँ, ये डेटाबेस ऐसे भी रहते हैं। हाँ, ये सब रहेंगे, सारे रहेंगे। अब इसके बाद हम खुद बनाएंगे, तो वो हमारे पास में आते हैं कस्टम में। कैसे क्रिएट करते हैं वही चीज हमने यहाँ पर ये ऐसे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। हुआ? नहीं हुआ? रिस्पॉन्डिंग अभी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे वो सर्विस में चल रहा है एमएस, है ना, देखिए ये चल रहा है, रनिंग में, रनिंग होना चाहिए। हम स्टॉप भी कर सकते हैं थोड़े से, लेकिन ये रनिंग नहीं होना चाहिए। अभी कंपनी स्टार्ट कर, और यहाँ पे आपके पास में है स्टूडेंट एंटर कर तो ये स्टार्ट कर। क्या है ना, ये आपके पास में हम अभी बस कनेक्ट कर क्लिक करना है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो अभी तो नया है ना आपके लिए, आपके लिए जो 4 दिखाई देते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2 तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। एक तो होता है टच बेस, जैसे एक्सेल में काम करते हैं, और एक होता है कमांड बेस, है ना। तो हमने एक्सेल में मैंने आपको एक बताया था, हमारे पास में इंटरफेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अगर इंटरफेस की बात करेंगे तो इंटरफेस हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं विजार्ड बेस, है ना, विजार्ड, और दूसरा होता है क्या, GUI, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा क्या होता है CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। तो GUI मतलब क्या होता है, टच बेस, कुछ भी काम कर लो, टच बेस। तो क्योंकि टच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं और आप टच बेस कर लो, मतलब मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं आप टच बेस भी कर सकता हूँ। मुझे कमांड अभी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू डेटाबेस आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हो, आ जाएगा ये आपके पास में, क्लियर है। तो ऐसा ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, विजार्ड बेस। ये कहलाता है विजार्ड, WI यहाँ पे अगर करेंगे तो टच बेस जितना भी काम है वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है विजार्ड बेस। ओके, और अब लिख के भी करूंगा
तो लिख के कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम ज्यादातर एसक्यूएल में क्या है, कमांड बेस है। तो न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। करिए एक बार, न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए और पेज पर क्लिक करिए, न्यू क्वेरी हो गया, ये पेज आ गया व्हाइट कलर का। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे, पहला देखते हैं क्रिएट। अच्छा, इसमें एक चीज तो हमने बताई नहीं कि आपके पास में क्या है, अगर इसमें कोई भी कमेंट बनाना है तो क्या करना है, ये हाइफन यूज करना है 2 टाइम। ओके, तो टू मेक द कमेंट, ये तो मेन है, टू मेक द कमेंट, कमेंट, अदर लैंग्वेजेस में स्टार स्टार है, हाँ वही आपके पास में क्या है, हैश यूज करेंगे, ये हाइफन यूज करेंगे, मिनिमम डैश जिसे हम कहते देते हैं, डैश यूज कर लेंगे। मिनिमम कितने, 2, मिनिमम 2 है। तो वो आपके पास में क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि जो होती है ये कौन सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो मशीन में कन्वर्ट होती है, क्लियर है, और फिर मशीन उसको समझती है। तो जिस भी लाइन के आगे आपने ऐसे लिख दिया तो उसका कन्वर्जन नहीं होता, ये इसका मतलब है, क्योंकि ये कोड नहीं है ना, तो ये एज इट इज ही रहेगा, क्लियर है। तो ये होने से रोक देता है ये, ओके, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट कमांड, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आपके पास में न्यू बैच 4, ऐसे लिख दिया, न्यू बैच 4। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो फिर क्या होगा, इतनी ही लाइन पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इस पे क्लिक कर दिया, तो ये कमांड हो गया सक्सेसफुली। ओके, अब ये जब कमांड सक्सेसफुली हो जाएगा तो एक बार इसको आप क्या करो, रिफ्रेश कर दो, और यहाँ पर आओगे तो आपका न्यू बैच दिखाई देगा, न्यू बैच TJJNL, ये देखो, ये आ गया। ये सारे तो कैपिटल में हैं। ये सब क्रिएट किए गए हैं, ये सब डेटाबेस है। नहीं, जो आपने कमांड रखी है। हाँ, ये लिखना है आपको, क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का सिलेंडर, दैट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एनी डेटाबेस, ये यहाँ पे दिखेगा, इस वाले यहाँ पर नीचे, हाँ, स्नैपशॉट के नीचे। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश करो, दिख जाएगा। हो गया। ओके, अब देखो, आपने बस ये लिखा कि क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, है ना, इसके अंदर हमने ये तो नहीं लिखा कि क्या क्या देना है, ओके, क्या क्या आना है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे इसके अंदर देखें तो बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो ये फोल्डर्स, ये कहाँ पे डिफाइन है कि हमें ये लिखना है, ये देना है, तो यही हमारा कहाँ पर डिफाइंड है, मॉडल के अंदर। मॉडल क्या है, टेम्पलेट है, तो ये जैसे आप ये लिखोगे उसके अंदर वो टेम्पलेट कॉपी हो जाती है, क्लियर है। तो ये मॉडल का काम है कि अगर कोई भी ऐसा लिखता है तो जब वो क्रिएट होगा तो उसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, तो ये सब कहाँ पे लिखा गया है कि इसके अंदर क्या क्या मिले, ये तो नहीं लिखा मैंने ये सब आए, लेकिन ये सब आपका लिखा गया है इसके अंदर, मॉडल के अंदर। तो ये टेम्पलेट को डिसाइड करता है ये वाला, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है ना। तो अब टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए,
आपका जो भी डेटाबेस जिसके अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए। तो जो भी आप डेटाबेस जब भी क्रिएट करोगे ना तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, कर लीजिए। हो गया? ओके, अब इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, है ना? तो हम कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, तो हमने दिया स्टूडेंट, ऐसे, है ना? उसके बाद नीचे राउंड ब्रैकेट लगाया, स्टूडेंट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट लगाना है। हाँ, जैसे हमने दिया पहला रोल नंबर, रोल नंबर कैसा रहेगा? इंट रहेगा। तो इंट में डेटा लेंथ नहीं देनी है, कॉमा लगा के स्टूडेंट का नेम, तो एस नेम ले लिया, एस नेम। ओके, अब नेम क्या है? नेम वेरिएबल है, किसी का राम है, किसी का राम मोहन है। ओके, तो किसी के में 10 है, किसी के में 20 कैरेक्टर है, तो इसको हम किस में लेंगे? वैरचर में। तो यहाँ पे लिखेंगे वैरचर और मैक्सिमम कैरेक्टर हमने दे दिया 50, तो 50 तक के कैरेक्टर नेम में आ सकते हैं इंक्लूडिंग स्पेस। हाँ, वो डिसाइडेड नहीं है, वो आप अपनी तरफ से दो। एस सिटी, तो सिटी के नेम भी नोएडा दिल्ली बदलेंगे, तो उसको भी हम दे रहे हैं यहाँ पर वैरचर में। तो वैरचर में भी हमने मान लो इसको भी 50 दे दिया, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब में 50 दो। एस कॉलेज ले लिया, कॉलेज का नेम भी हमने वैरचर में डाल दिया, क्योंकि ये भी वेरिएबल टाइप का होगा। कॉलेज का नेम मैंने छोटा सा ले लिया, 30 ले लिया। एस मोबाइल क्या है? मोबाइल जो है वो फिक्स वाला है, तो कितना लेंगे? 10। मोबाइल नंबर 10 लिया है, 10 जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसीलिए उसको कैर में डिफाइन किया है। देन एस फी ले लेते हैं, तो एस फी किस में रहेगी? मनी में, तो यहाँ पे मनी डिफाइन कर दिया। और एस एडमिशन, तो एस एडमिशन हमारा डेट रहेगा, तो यहाँ पे डेट ले लिया। ये हमने इसको क्लोज किया है ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आप ये सब चीजें, ये जितनी भी लाइन हमने लिखी है ना, ये लाइन सारी की सारी, चाहो तो यहाँ कंटिन्यूटी में लिख सकते हो, चाहो तो इनके बीच में और बढ़ा लो स्पेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना, और पाइथन में तो जरा सा अगर ये इधर कर दिए तो फर्क पड़ जाता है, जरा सा ये यहाँ नहीं आया ना, ये सब एक साथ नहीं आए तो फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो पाइथन बहुत केस सेंसिटिव है। और ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, चाहे आप ये लोअर में लिखो अपर में लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये केस सेंसिटिव है। ओके, आपको और MySQL में क्या होता है? सेमी कॉलर आता है, सेमी कॉलर आपके पास आता है, यहाँ पे ये कॉमा कॉमा चल जाता है। ओके, तो हमने क्या लिखा है? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, राउंड ब्रैकेट, है ना? ये हमने विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज ये सब यहाँ पर लिखते तो ये स्क्रॉल करना पड़ता देखने के लिए, तो ये विजिबिलिटी अच्छी रहती है इससे। और कितने कॉलम है एक तरफ से पता क्या उनका डेटा टाइप है, एक तरफ से ऐसे लिखोगे तो आपको पता चलता है।
ऐसे लिखा हो तो पता नहीं चलता, फिर आपको देखना पड़ता है और फिर ये स्क्रॉल भी करना पड़ जाएगा सारा देखने के लिए। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है ताकि चेक भी आसानी से हो जाएगा, उनका डेटा टाइप भी आसानी से पता चलेगा। ओके, अब इसको हमें क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो फिर से इसको सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना ही कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जब टेबल आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया, जो डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया है उसी में ये टेबल क्रिएट होगी, तो इस पे एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में कमांड सक्सेसफुली, नीचे ये लिखा हुआ आना चाहिए कमांड सक्सेसफुली। ओके, रेड अगर आ गया तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। ओके, और अब हम जाके अपने टेबल में इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और न्यू डेटाबेस में जाके और चेक करें कि आपका टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। टेबल के अंदर आपको ये टेबल दिख जाएगी, देखो। अपने डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस के अंदर टेबल नाम का फोल्डर है, उस पर क्लिक करो, नीचे टेबल दिखाई देगी। नहीं दिख रही? हाँ, DBO देखेगा। DBO बाय डिफॉल्ट है, ये अपने आप ही लग जाएगा, यहाँ पे आप लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने आप लगता है। इसका मतलब होता है डेटाबेस ऑनर, डेटाबेस ऑनर, ये बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर। ओके, तो ये लग जाएगा आपका। तो दिस इज द हाउ कि कैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल क्रिएट। और कुछ वो पहले से है, एक बार आपने क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक कर दिया तो अब दोबारा क्लिक होगा तो ये दिखाएगा ऑलरेडी। हाँ, दोबारा नहीं होता ये। और सर ये डेट के बाद कॉमा नहीं देता है? नहीं, ये आपके पास में डेट के बाद कॉमा नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट खुद बंद है, तो लास्ट वाले में कभी भी कॉमा नहीं होता। हो गया? ओके, अब चलिए अब थोड़ा सा इसके बाहर देखते हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन एक डेटा इंसर्ट करके भी देखेंगे। डेटा इंसर्ट करना DML का पार्ट है, लेकिन एक देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर अपनी टेबल का नेम देना है। तो टेबल का नेम लिस्ट में अपने आप ही आ जाएगा। आ गया? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम देना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे कॉलम का नेम देना है। तो आपका सबसे पहले मेरा है रोल नंबर, तो देखो रोल नंबर अपने आप ही आ जाएगा, फिर कॉमा देना है। फिर उसके बाद है एस नेम सेलेक्ट किया है। उसके बाद है एस कॉलेज, तो एस कॉलेज ले लिया। पहला कैरेक्टर जैसे आप डालोगे वो नाम आ जाएंगे और आप नीचे इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लो। एस फी है, एस फी, तो हमने फी लिया है। और उसके बाद है एस एडमिशन, हमने एडमिशन ले लिया है। और सिटी भी कहीं रह गई हमारे पास में, एस नेम, एस कॉलेज और एस सिटी, तो यहाँ पे सिटी रह गई। जब कंप्लीट हो जाए तो इसको क्लोज कर दो। ओके, कंटिन्यूटी में चाहो तो अब कंटिन्यूटी में वैल्यूज है ना, अब लिखना है वैल्यूज कंटिन्यूटी में, या फिर आप नीचे से भी कर सकते हो, उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नीचे भी कर सकते हो, कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हो। वैल्यूज लिखने के बाद फिर से आपको अब जिस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज दो। तो रोल नंबर 1 हो गया, नेम में हमने लिख दिया जैसे राम है, और यहाँ पे सिटी थी, सिटी, दूसरा क्या था, सिटी, तो यहाँ पे हमने ले लिया सिटी जो है वो है नोएडा। देन
इसके बाद कॉलेज हमने ले लिया ड्यू मान लो, है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन इसके बाद हमने फी ले लिया, तो फी जो है आपके पास में लाइक हमने 2000 लिया। और एडमिशन डेट हमने मान लो 1 जनवरी 2026 ले लिया, इसको एक क्लोज कर लिया। डेट भी हमेशा कोड के अंदर आएगी, टैक्स डेटा हमेशा कोड के अंदर आता है, ये चीज याद रखनी है। जो चीज वैर कैर के अंदर डिफाइन की गई है या कैर के अंदर डिफाइन की गई है वो हमेशा कोड के अंदर आएगी, और डेट भी हमेशा कोड के अंदर आती है। क्लियर? जो चीज वैर कैर कैर और डेट हमेशा कोड के अंदर आता है। कोड मतलब टैक्स डेटा, टैक्स वाला कौन सा होता है? जो कैर वाला होता है। और डेट भी हमेशा कोड के अंदर आती है। इंटीजर और मनी, नंबर वाली कोई भी चीज जो है ना कोड में नहीं आएगी, बाकी सब चीजें कोड में आएंगी, इतना याद। मनी में नहीं आता, नंबर वाली चीजें छोड़ के सब कोड में आता है। मनी इंटीजर होगा। हाँ, मनी आपकी इंटीजर है। इंटीजर नहीं, डेसिमल है। हाँ, उसमें तो पैसे भी आ जाते हैं ना। और इसको पूरे को सेलेक्ट करके और फिर क्या करना है? एग्जीक्यूट। हाँ, अब ये दोनों सेलेक्ट करने क्योंकि टेबल तो क्रिएट ही है। ये 1 रो इफेक्टेड आ जाएगा, है ना। ओके, अब देखते हैं। देखने का आपके पास में क्या होता है? DQL। ये जो अभी हमने किया ना, ये क्या है? ये DML है। ओके, अब देखने के लिए क्या करना पड़ता है? DQL करना पड़ता है। तो DQL एक बार करके देखते हैं। तो आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपनी टेबल का नेम जो कि स्टूडेंट है, और इसको हम ऐसे करेंगे और ये डेटा इसमें एंटर। ओके ओके, अब देखो आप ना यहाँ अभी के लिए अगर मैं इसको एक बार और करके इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो फिर इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार कर दूंगा उतनी बार वो इंसर्ट हो गया। क्लियर है? अभी के लिए, बाद में तो हम कंडीशंस लगाएंगे कि वो ना हो, तो जितनी बार एग्जीक्यूट कर दिया उतनी बार वो इंसर्ट हो जाएगा, वो मना नहीं करेगा। आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करते रहो, जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इंसर्ट और ये वैल्यू मतलब और भी वैल्यूज दे दे और इंसर्ट वो एक ही बार लिखा है ना, तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? इसी को कॉपी करता हूँ मैं। अब इसमें कुछ और भी अपडेट देखते हैं। तो इसी को हमने कुछ कॉपी किया। अब ये एक बार हो चुकी है तो दोबारा इस नाम से टेबल क्रिएट नहीं होगी उसी डेटाबेस के अंदर। तो मैं एक 1 नेम ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि दोबारा उसी नाम से नहीं हो सकती। ओके, अब क्या करना है? अब यहाँ पे एक आता है, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे रोल नंबर तो 1 इंटर हो गया, तो फिर से नेक्स्ट क्या है? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। तो आई वांट के वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट में चलता है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं आइडेंटिटी। एक हमारे पास में आता है आइडेंटिटी करके। ओके, इस आइडेंटिटी में क्या होता है वो देखते हैं। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में होता है एक सीड
पहला इसका होता है सीड और दूसरा होता है इंक्रीमेंट। इसके अंदर दो चीजें देनी होती हैं, पहला सीड और फिर इंक्रीमेंट, बीज बो और फिर वो कितना बढ़ाना है ना, बीज बो कितना बढ़ाना है वो देना है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको आइडेंटिटी। अगर मैं 1 से 1 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो आपके पास में 1 का इंक्रीमेंट, तो पहली वैल्यू 1 आएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 तो क्या होगा, पहली 100 होगी, फिर 101 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, ऐसा अपने आप ही, है ना। तो उसको कहा जाता है आइडेंटिटी। ओके, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट है और माई एसक्यूएल में ये ऑटो इंक्रीमेंट नाम से ही यहाँ पे लिखना होता है। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ, उसमें इंक्रीमेंट नाम से ही रहता है, इसमें आइडेंटिटी है। ओके, बाकी आपका माई एसक्यूएल में ये पूरा अगर कॉपी कर दूंगा इसको छोड़ के, तो ये अगर माई एसक्यूएल है या फिर ओरेकल है, और अगर मैं ये कॉपी पेस्ट माई एसक्यूएल में करूंगा तो भी बिल्कुल चल जाएगा, और अगर ओरेकल है उसमें भी अगर कॉपी पेस्ट कर दूं ये तो बिल्कुल चल जाएगा, एक अक्षर का भी डिफरेंस नहीं है लिए लिखने में। ओके, तो आप एक कोई सा सीख लो, दूसरा अपने आप कर सकते हो। ओके ओके, अब आते हैं, ये ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में दो तरह के कॉलम्स हैं, एक होता है नॉर्मल कॉलम और दूसरा होता है कंप्यूटेड कॉलम। तो लाइक आपका क्या है कि मैं यहाँ पर जैसे हम फीस जमा करते हैं कॉलेज में तो कुछ कॉस्ट मनी भी होती है, तो मैं जितनी फीस में जमा करूँ उसका 10% कॉशन मनी में चला जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाना चाहता हूँ कॉशन मनी का। ओके, तो यहाँ पे करते हैं, देखो आपने सर अभी आइडेंटिटी जो बताई, हाँ, that is part of like MS SQL, नहीं MS SQL ठीक है, जो आपने DQL DDL जो देख रखा है, हाँ वो DDL में ही है, DDL में है, हाँ क्योंकि उसी में क्रिएट होगा, अच्छा है ना। अब यहाँ पे कॉशन मनी लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉशन मनी। ओके, कॉशन मनी ऐड करके, और जो आपकी फीस होगी, जितनी फीस आप इंटर करोगे उसका 10% क्या कर दिया है मैंने, 0.10 कहाँ पे चला जाएगा, कॉशन मनी में चला जाएगा, ऐसे। तो ये ऐड करके इसका कोई डेटा टाइप नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ से मनी इंटर करोगे वही होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है मनी ही होगा, क्लियर है। और आपका कितना होगा, जितना आप ये दोगे उसका 10% ये दे देगा, तो इसमें आपको डेटा एंटर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ये दोगे उतना ही इसमें आ जाएगा। तो ये जो कॉलम है ना, इसमें क्या है, इसमें एक कैलकुलेशन है, तो ये जो कॉलम है वो कंप्यूटेड कॉलम है, और ये जो कॉलम है वो नॉर्मल कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम, क्लियर है। तो अब इसको क्रिएट करके एक बार देखते हैं। तो मैंने नाम जरूर चेंज कर देना, ऊपर टेबल का नाम student1 है। ओके, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये देखो कमांड सक्सेसफुली आ गया, है ना, कमांड सक्सेसफुली आ गया। ओके, अब इसको कॉपी कर लेते हैं डेटा को, और डेटा को कॉपी कर लेते हैं जो हमने उसमें इंटर किया। पहले तो इसमें देखते हैं इसका कि ये अभी ब्लैंक है बिल्कुल। एक बार सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम एंड student1 टेबल, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है ना, कोई डेटा तो है नहीं इसमें, अभी अभी क्रिएट किया तो। एक मैंने न्यू कॉलम बनाया, उसके अंदर जो भी मनी है उसको 10%
यहाँ कॉमन ही है ना आपने, कॉमन है क्या हुआ? है ना, तो कोई डेटा है नहीं अभी इसमें, क्योंकि ये तो अभी हमने क्रिएट किया है ना। ओके डेटा नहीं आएगा बट कॉलम तो सारे दिखाएगा। कौन सा वाला कॉलम नहीं है? नहीं वो नहीं आता। कॉलम सारे दिखाएगा। हम नहीं बनाएंगे एक भी बनाएंगे। हाँ ठीक है, और फिर सुनिए हाँ रोल नंबर भी आता है, सब आ रहा है, कॉलम सारे दिखाएगा। ओके हो गया इतना। ओके अब क्या करते हैं, अब नहीं हुआ क्या आ रहा है? अरे तो ये फी है, एस पी नहीं है, मेरे में एस पी है, आप अपना कॉलम नाम डालोगे ना। ओके हो गया ये। अब इसमें डेटा एंटर करके देखते हैं, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूं और इसमें क्या है, टेबल का नाम हम स्टूडेंट 1 कर लेते हैं, स्टूडेंट 1 करेंगे। और क्या देना है, ये तो अब आपको देने की जरूरत है नहीं रोल नंबर, तो रोल नंबर हटा देंगे बस। क्लियर? और अब इसमें डेटा एंटर करता हूँ, टेबल का नाम आपको रखना है। अच्छा यहाँ से ये भी हटाना है, रोल नंबर और नीचे से उसकी वैल्यू, रोल नंबर ऊपर से हटाना है और नीचे से उसकी वैल्यू हटानी है। क्लियर? और अब हम यहाँ पे इसको इंटर करते हैं, तो ये जब मैं ऐसे इंटर करूंगा तो डेटा 1 2 इफेक्टेड आ गया। ओके और अब इसका अगर डेटा देखेंगे तो देखो 100 आया, 100 से 1 का इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये जितनी फीस दी है उसका 10%, 2000 फीस दी है 10% उसका आपके पास में प्रोसेस मनी आ गया ना। ओके अब यहाँ पे एक बार और रन करता हूँ, चलो एक बार और रन करता हूँ, तो अब एक बार और रन कर लेता हूँ इसको, तो क्या आएगा, आपकी रोल नंबर क्या आना चाहिए 101, देखो 101 आ गया। ठीक है, तो 1 का इंक्रीमेंट चल रहा है और यहाँ पे ये आपके पास में 2000 का 200 ले रहा है, यानी 10%। तो ये आपका कंप्यूटेड कॉलम है और ये ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है। क्लियर? ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे सब कुछ देखना है, एक बार अपनी टेबल को देखना है कि मुझे क्या क्या, अब जैसे अब मैं कल आता हूं तो अब ये पेज बंद हो जाएगा, तो ये कहीं सेव नहीं होता, ये कहीं सेव नहीं होता कि क्वेरी इस तरह से क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी कभी सेव नहीं होती। सेव क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया सेव, टेबल सेव हो गई है, उसके अंदर डेटा सेव हो गया। क्लियर है? ओके बट कल कैसे देखूंगा कि मेरी टेबल क्या है ना। क्लियर है? मैं उसके अंदर मैंने डिफाइन किया है वो सब कुछ देखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे लिखते हैं SP हेल्प। SP हेल्प एक स्टोर प्रोसीजर है इसके अंदर, मतलब कमांड है SP हेल्प करके, और उसके आगे आपको लिखना है अपने कॉलम का नेम, टेबल का नेम स्टूडेंट 1। ओके स्टूडेंट 1 और इसको रन करना है, तो ये आपको सब कुछ दिखाएगा, इसकी पूरी डेफिनेशन दिखाता है। यहाँ पे क्या आपके यहाँ पर टेबल का नेम क्या है, ये यूजर टेबल है, आपने क्रिएट की। ओके कब क्रिएट की थी, इसमें क्या कॉलम है उनका आपने डेटा टाइप क्या डिफाइन किया था, उसकी लेंथ क्या दी थी,
तो देखो इंट में हम नहीं देते तो कितना है 4। देन आपने इस टैब में तो दिया हुआ है 50, ये भी इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। मनी का क्या है, डेटा टाइप 8 है, मनी की लेंथ 8 रहती है, ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा हम नहीं देते, इंट में भी हम नहीं देते, मनी में भी नहीं देते, डेट में भी नहीं देते। डेट क्या है, इंट में 4 है, अगर वो 10,000 होगा तो वो नहीं देगा। नहीं आपके 10,000 तक तो ले लेगा, अगर बहुत बड़ा डेटा होगा तो भी दे। 4 लेंथ क्या है, 4 का मतलब है 4 बाइट, बाइट 16 बिट। हाँ 16 बिट। 0 0 0 0 एक हो गया, 0 0 0 0 एक हो गया, 0 0 0 एक हो गया, 0 0 0 चार बार 0, 4 बार 0 4 बार आना चाहिए, तो वो 16 हो गए, तो वो बनेगी 1 बाइट। ओके क्लियर है, तो ये आपकी 4 बाइट है ना। तो ये काफी बड़ा डेटा होता है। आपको इसमें देखो लेंथ भी 50 बाइट का है, हैं, लेंथ 50 बाइट, ये नहीं, ये कैरेक्टर है। ओके ये कैरेक्टर है, ये बाइट है। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर मैक्स डेटा कितना आ सकता है, बहुत लाइक 10 टू पावर 26 है शायद। अगर वैसे देखेंगे ना, देखो आपको दिखाता हूँ, वेर कैर डेटा टाइप डेटा, वो चीज आनी चाहिए। पावर में दे ये नहीं, टेबल बनी हुई आती है कई जगह। ये ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यूज है, और आपको अगर वैसे देखना हो, ये डेटा टाइप लिमिट, इसमें आपको ये दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कैर में मैक्सिमम इतने बाइट तक का डेटा, और अगर आप वैसे देखोगे ना, ऐसे है ना, ये देखो, ये है ना, ये ऐसे, ये देख रहे हो, तो ये आपका ना इसमें कैर में शायद आपके पास में 26 या 23 तक 10 की पावर, इतना इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर आप बाइट में तो छोटा दिखेगा, लेकिन अगर नंबर में देखेंगे तो 10 की पावर 26 या 23 तक जाएगा। इतना लेंदी डेटा आ जाएगा उसके अंदर, मतलब करोड़ों तो बात ही छोड़ो, करोड़ तो 8 ही हुआ ना, 10 की पावर 8 ही हुआ। उसके अंदर बहुत ही 8 तो कुछ नहीं है ना, आफ्टर 10 26 23 इस तरह से डेटा इसमें आ जाता है, तो बहुत लेंदी डेटा आ सकता है इसमें। इन्होंने पूरा वो 10 की पावर में नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज किसी में अगर दिया हो मैक्स वेर कैर,
इसमें चलता है 255 तक, इसमें 255 अपर लिमिट है। कैर में अगर डिफाइन करोगे जो हमने 50-50 किया है ना, तो वो तो करेक्टर लेंथ है। हाँ, वो तो करेक्टर लेंथ है। नंबर वालों का अलग ही सिस्टम है। नंबर में आपके पास में नंबर वाला दिया नहीं है, मैं आपको मेल कर दूंगा, है ना, मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप देखना। बहुत ही लंबा नंबर डाला जा सकता, मतलब बहुत बड़ा नंबर इसके अंदर डाला जा सकता है। पावर में मैं आपको भेज दूंगा 10 की पावर में, तो आप लोग देखना उसको, है ना। अभी मिल नहीं रहा है इसमें। बाइट में तो 4 बाइट ही रहेगा, है ना। बाइट में तो ये वाला हिसाब किताब रहेगा, ये वाला, है ना। तो मनी जो होती है वो 8, देन ये जो आप ये देखो कंप्यूटेड कॉलम, है ना। तो और किसी कॉलम के आगे ना कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ है, ये सब नॉर्मल कॉलम है। ये जो आपने इसका रेफरेंस दिया ना इसमें, तो उसकी वजह से ये कंप्यूटेड होगा। और ये क्या है, ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक का डेटा टाइप है 30, तो ये 13 हो गया। जो भी आप रेफरेंस दोगे तो उसका 13 आ जाएगा। अब ये वो न्यूमेरिक में चला जाता है। बाकी सब आप डिफाइन करोगे, जो चीज आपने नहीं ली है वो सब बाय डिफॉल्ट है, वो ये सब बताएगा, ठीक है। रोल नंबर में देखो ये आइडेंटिटी आपने यूज किया, तो इसको इसमें अलग से बताया है। ये आपका आपने क्या दिया था, सीड इतना दिया था, इंक्रीमेंट इतना दिया था, ओके। अब इसके अंदर क्या है, अभी हमने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया। जैसे किसी कॉलम में यूनिक डेटा ही आना चाहिए, किसी कॉलम में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी कॉलम में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो सब नीचे आएगा यहाँ पर। तो उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डिटेल सारी यहाँ पर आती है ना। तो इस तरह से आपको कभी भी, अगर कभी भी ये देखना हो कि इस ये है, इसके अंदर क्या क्या कैसे डिफाइन किया गया है, ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो हम कैसे यूज करते हैं, एसपी हेल्प। एसपी हेल्प यूज करोगे और इस तरह से करोगे तो ये आपका डेटा आ जाएगा। इसमें एक और आता है एसपी हेल्प टेक्स्ट करके, नहीं, नो टेक्स्ट, ये सर MySQL में आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, कभी भी किसी भी टेबल की डेफिनेशन, क्लियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। अब इसमें हम कल देखेंगे कैसे कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है ना। तो आज हमने बस इतना देखा कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द टेबल, है ना। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और आइडेंटिटी क्या होती है एंड कंप्यूटेड कॉलम कौन से होते हैं, है ना। ये चीज हमने देखी है, ठीक है। कल हम यहाँ पे क्रिएट कमांड, इसके डेवलपमेंट वाले पार्ट को भी हम टच करेंगे ना। हाँ।